नमस्ते, आदाब। मेरे साथ कोमल भुजानी साहब हैं ईरान से। और आपसे जो हम लोगों की एक तेहरान एक्सप्रेस के नाम से हम एक रोज़ एक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें अ, ईरान के जंग की हालात और उसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं कि ईरान का जो पिछले 6000 साल पुराना इतिहास है, उसके बारे में भी कुछ-कुछ बात करते हैं। लेकिन भुजानी साहब, अभी तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ट्रंप आज सुबह से बहुत एक्टिव हैं अपने ट्रुथ सोशल जो उनका है, उसमें वो ट्वीट कर रहे हैं बार-बार। अभी जो लेटेस्ट उनका ट्वीट आया, उस पे ज़रा मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। ट्रंप साहब का ये कहना है कि उन्होंने और वो उसमें बहुत डिटेल लिख रहे हैं कि ईरान से और उनके बीच में लगातार बातचीत हो रही है, और उस बातचीत के दौरान ऐसी बात आई है कि 5 दिन के लिए वो सस्पेंड कर रहे हैं अपना जो हमला कर रहे हैं। हालांकि उसका दो पक्ष अब आ गए हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक पक्ष का कहना यह है कि शायद उनका जो हमला करने की मिसाइल साइल है, उसका कुछ उनका कमी हो गई है, और उनको कहीं से लाने में टाइम लग रहा है क्योंकि वो कहीं डूब गया है। और उसको तो वो बहुत टैक्टिकली इसको ये दिखा के कि हम 5 दिन के लिए वो कर रहे हैं, उस 5 दिन का टाइम बाई कर रहे हैं, जिससे तब तक उनका स्टोर जो है वो पूरा हो जाए। इस तरह की भी बातें अब आने लगी। ईरान की तरफ से जो अभी तक आया है, कोई बहुत आधिकारिक रूप से नहीं, लेकिन ये आया है कि भाई इस तरह की कोई बात नहीं है। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर का भी एक स्टेटमेंट 1-2 दिन पहले आया था, जिसमें वो जनरल कह रहे थे कि भाई ये अमेरिका और इसराइल ने गलत हमला किया, लेकिन वो ये भी कह रहे थे कि अंत में तो बात करनी ही पड़ेगी। वो वार्ता की बात बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं। इस पे क्या स्थिति है, उसके बाद हम आएंगे। जो सुबह ट्रंप साहब ने एक धमकी दी है कि वो न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे, उस पर बाद में आएंगे, लेकिन पहले जो लेटेस्ट है इस पे भुजानी साहब। जी, सबसे पहले तो नमस्कार और आदाब आपकी खिदमत में और आपके दर्शक हैं उनकी खिदमत में। और थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत धन्यवाद दावत करने के लिए। तो आपका जो पहला सवाल है इस ट्वीट के हवाले से कि ट्रंप ने ये जो ट्वीट की है कि जिसमें आकर उसने 5 दिन का टाइम और 5 दिन की जो टाइम फ्रेम है उसको आके पेश किया। और हम सब जानते हैं इस ट्वीट को अगर हमको सही से समझना है, तो इनकी जो पिछली ट्वीट है उसको थोड़ा-सा हमको देखना पड़ेगा। इससे पहले कि हम वो पिछली ट्वीट पे जाएँ, मैं बस यहाँ पे अपने दर्शकों के लिए इस बात की तरफ तवज्जो दिला दूँ कि ये खुद जो ट्वीट अगर आप पढ़ेंगे, तो खुद इस ट्वीट के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको नज़र आते हैं। सबसे पहले तो बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है, जो एक हमारे यहाँ का जो जिसने थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ी है, उसको भी समझ में आती है। तो ये किस बात की तरफ जो है इशारा कर रहा है? दरहकीकत ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट इतने सिंपल इंग्लिश मिस्टेक्स कर रहा है, ये इस बात की जो है एक तरह से एक इस बात को दिखा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा वेस्टर्न सिविलाइज़ेशनल डीके है जो हम देख रहे हैं। कि जो देश अपने आप को सुपर पावर कहता है, उसका प्रेसिडेंट सही से इंग्लिश नहीं लिख पाता, ठीक? इस पे तो बात होती रहेगी, लेकिन मैंने सोचा कि इसकी तरफ भी इशारा कर दूँ कि क्योंकि इसकी जो है रूट्स हैं, इसकी जो है एक हिस्टोरिकल सिविलाइज़ेशनल वेस्टर्न सिविलाइज़ेशनल डीके है, ये कहीं न कहीं उससे उसका राब्ता है। इसकी तरफ भी हम तवज्जो रखें और बाद में इस पे हम बात करेंगे कभी। तो देखिए आ जाते हैं इस ट्वीट पे। इस ट्वीट को समझना है तो इसके पहले वाली ट्वीट को हम देखें। इसके पहले वाली ट्वीट में ट्रम्प साहब ने क्या कहा था कि हम 48 आवर्स का अल्टीमेटम देते हैं। ये उन्होंने जो है चेतावनी दी और 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया और कहा कि अगर ये आप नहीं करोगे, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को अगर आप नहीं खोलोगे तो हम क्या करेंगे आपके जो है वो और इलेक्ट्रिसिटी का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हमला करेंगे और आपको ब्लैकआउट कर देंगे। ये 2 बातें जो है पिछली ट्वीट में उसने कही। खुद आप इस ट्वीट को आप देखें तो इसके अंदर खुल के एक दुनिया का इतना बड़ा देश आकर वॉर क्राइम की धमकी दे रहा है। क्योंकि वॉर के कुछ कानून होते हैं, इंटरनेशनल लॉज़ होते हैं, उसके अंदर आपको इजाज़त नहीं होती कि आप जाके जो आपकी दुश्मन कंट्री है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करें। तो यहाँ पे तो पहले आके ये ट्रम्प ने आके खुलेआम ये कह दिया कि हम वॉर क्राइम करने जा रहे हैं, अगर तुमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोला। अब देखें ये 48 आवर्स अभी तक गुज़रे नहीं हैं कि एक नई ट्वीट आ जाती है। कि जिसमें
5 दिन का टाइम मांगा जा रहा है। और इस तरह से कम जो लोग थोड़ा बहुत समझते हैं और पिछली ट्रम्प की जो ट्वीट्स हैं और ट्रम्प ने जो कारनामे किए हैं ये 1-2 साल में, उसको थोड़ा बहुत जो समझता है वो ये समझ रहा है कि ये जो अभी ट्वीट आई है 5 दिन की, ये जो है पीछे हटने की निशानी है। या जैसे कि आपने इशारा किया कि इनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसको सॉल्व करना है। चाहे वो इनकी मिसाइल सही से पहुंच नहीं पा रही टाइम पे, तो इनको टाइम बाय करना है। या कुछ लोगों के मुताबिक ये भी है कि देखिए, मंडे आज मार्केट्स खुली हैं और ये ऑयल मार्केट्स जो हैं इनको कंट्रोल करना बहुत सख्त हो रहा है अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के लिए। तो कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इन ऑयल प्राइसेस को जो है वो कंट्रोल करके रखा जाए। तो कुछ लोग इस तरह से भी उसको कह रहे हैं कि ये ट्वीट और इस तरह के काम जो ट्रम्प की तरफ से हो रहे हैं वो ऑयल मार्केट को कंट्रोल करने के लिए भी हो रहे हैं। तो जिस तरह से आपने कहा वो भी कुछ लोग पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। और ऑयल मार्केट को जो है कंट्रोल करने के लिए ये काम किया गया है, इस तरह से भी कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन देखें यहाँ पे अगर इरानियन दृष्टिकोण को अगर हम देखें, इरानियन पर्सपेक्टिव को अगर हम देखें, या फिर ईरानी जो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स है, चाहे वो पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल्स हो या मिलिट्री इंटेलेक्चुअल्स हो, या यहाँ की पूरी जो पॉलिटी है वो और मिलिट्री जनता है, उनको अगर हम देखें तो इस थ्रेट को जो है वो एक जस्ट अनदर थ्रेट वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनकी जो ओवरऑल मिलिट्री स्ट्रैटेजी है ईरान को लेके, उसमें कोई चेंजेस नहीं आई है, क्योंकि ट्रम्प ने बार बार साबित कर दिया, जंग की शुरुआत ही ये साबित करके कहा कि हम भरोसे के लायक नहीं है ना। क्योंकि निगोशिएशंस के बीच में 2 बार अमेरिका ने हमला करके ये बात तो सबके लिए साबित कर दी कि हम भरोसे के लायक नहीं है, हम कुछ भी ट्वीट करते हैं और करते कुछ भी है। तो इरानियंस जो है वो बिल्कुल इसी तरह से इसको देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी, पहले तो अभी अनऑफिशियल सोर्सेस से ये बातें आ रही हैं यहाँ पर कि कोई ऐसी निगोशिएशंस या टॉक्स कोई ऐसे शुरू नहीं हुए हैं, और हम हमारी मिलिट्री स्ट्रेटेजी जो हमने डिसाइड किया है डे 1 से, हमको पता है कि क्या करना है, क्योंकि हमने तकरीबन 20 साल से आपको हमने जो है कहा कि हमारे जो सियासत है और हमारी जो दूसरी प्रॉब्लम्स है उसमें आप दखालत ना करें। और इसके बावजूद अमेरिका ने जो है और वेस्टर्न कंट्रीज ने और अरब कंट्रीज ने इन चीजों को जो है बहुत लाइट लिया, नहीं समझा, वो उनके अहंकार की वजह से। और फिर आखिरकार वो मरहला आ गया कि अमेरिका ने जो एग्रेशन किया है इनके लीडर को कत्ल करके, शहीद करके, और ये छोटी बात नहीं है सिंह साहब, अगर आपके घर में, ठीक है, या मेरे घर में कोई घुस के मेरे बाप का कत्ल कर देता है, आप तसव्वुर करें इस चीज को, बाप का कत्ल कर देता है, उसको शहीद कर देता है और मेरे छोटे मासूम बच्चों को भी जो है वो मौत के घाट उतार देता है, तो आप जो है यहाँ पे वो स्ट्रेटेजिक पेशेंस खत्म हो जाता है। और फिर यहाँ पे ईरान ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है, वो स्ट्रेटेजी उन्होंने आके कह दिया है कि अब हम डिफेंस स्ट्रेटेजी से निकलकर अटैकिंग स्ट्रेटेजी में जा चुके हैं। और मुझे लगता है कि ये यही स्ट्रेटेजी फिलहाल ईरान कंटिन्यू करने के मूड में नजर आ रहा है। जी, मैं एक दो चीजें इसलिए जरा समझने के लिए आपसे पूछ लूं। एक तो जो आप जब कहते हैं ना कि ये जो गलतियां हुई हैं, मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि वो जो गलतियां, ये साफ प्रूफ हैं कि वो ट्रंप ने ही लिखा है। उस पर मुझे अब शक नहीं है कि ट्रंप के अलावा किसी और ने लिखा है। अगर गलती नहीं होती तो मुझे लगता है कि किसी और ने लिखा है। मैं दूसरी बात ये कहूं कि जो आपने वॉर क्राइम की बात कही, बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं जी जैसा प्रेसिडेंट बन चुका है, ये जो पूरी दुनिया की मुश्किल है। जी 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 जी। और दूसरा जो मैं एक दो चीजें वॉर क्राइम से बड़ा, देखिए एक एक चीज ये हुई है, दुनिया में बहुत सी जगह लड़ाइयां हुई हैं, ये कोई पहली लड़ाई नहीं हो रही है। लेकिन ये जो एक नया शुरू किया है इजराइल के कहने पे अमेरिका ने, कि राष्ट्राध्यक्ष को मार, मतलब जो हेड ऑफ दी उस सरकार का है उसको मार दो, ये दुनिया का जो जो आप जिस कानून का हवाला दे रहे हैं, जिस कन्वेंशन का, जिस उसका हवाला दे रहे हैं, उसमें कभी नहीं मारा जाता है। उसको आप ये कभी नहीं करते हैं। और तीसरी बात जो आप ये कह रहे हैं ना, ये मानते किसकी है? बच्चों को अगर एक प्रेसिशन करके, लड़कियों को, एक 7 से 12 साल की मासूम लड़कियों को अगर ये मार रहे हैं, तो ये इसका मतलब ये कि दुनिया के किसी रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ये गलतफहमी में सबको अपने अपने उससे निकाल देना चाहिए। अब मैं जो ज्यादा बड़ी बात पे आ रहा हूं कि ट्रंप ने जब ये कहा है कि वो
न्यूक्लियर वेपन का एक तरह से उसने थ्रेट दिया है, मास डिस्ट्रक्शन का। वो लिखा नहीं है, लेकिन विच अमाउंट्स टू, जिसका मतलब साफ साफ है वो न्यूक्लियर वेपन का की धमकी दे रहा है। दोनों तरह के पक्ष हैं। एक पक्ष ये है वो जो ये कहता है कि भाई ये कुछ भी हो, न्यूक्लियर वेपन तो नहीं यूज कर सकते, करेंगे। लेकिन एक दूसरा पक्ष है जो ये कहता है कि ये ट्रंप एज अ पर्सन एंड अमेरिका एज अ नेशन, ये दोनों लोगों को ये भी हिस्ट्री याद रखनी होगी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो 7 मई को हिटलर का मतलब खत्म हो चुका था। हिटलर, अरे जर्मनी ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण, कब्जा, मई में वॉर खत्म हो चुकी थी। इन्होंने अगस्त में जाके जापान पे 2 बार बम गिराए तो इसका मतलब ये कोई कोई वॉर नहीं खत्म करना चाहते थे, तो इनको न्यूक्लियर वेपन यूज करने में इनको कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से लोगों को ये लगता है कि जो ट्रंप आज जहां फंसे हुए हैं, जैसा लग रहा है, उसमें उनको न्यूक्लियर वेपन यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इस तरह की भी आशंका कुछ लोगों के मन में है। मैं लार्जर उसकी बात कर रहा हूं। और दिक्कत क्या हो रही है कि ये ट्रंप के लिए बहुत आसान है कि अगर वो इस तरह का काम मिडल ईस्ट में करें, क्योंकि वहां 12,000 किलोमीटर दूर है, तो ट्रंप तक इसकी दिक्कतें नहीं पहुंचेंगी। लेकिन पूरा जो साउथ, जो एशिया है, उसमें इसकी मैं इस पे आप हाउ हाउ सीरियस इज द थ्रेट, कितना सीरियस है ये थ्रेट? जी, जो मुख्तलिफ लोगों से यहाँ पे बात होती है, और क्योंकि ये सवाल जो है जो आपके जहन में है वो पहली बार तो नहीं आया, बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल है और इस पे लोगों ने लिखा है, अपने कमेंट्स किए। तो जो मुझे लगता है, जो मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया है इस हवाले से, मुझे लगता है कि देखें, ईरान की ये जो 40 साल की जो पूरा मिलिट्री स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई है, आप देखें इसमें कुछ की पॉइंट्स है, इसमें कुछ जो है क्रूशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। सबसे पहली चीज जो है, ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज बनाई हैं। आपको दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं मिलेगी कि जिसका इतना एक्सपेंसिव जो नेटवर्क अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज का है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें इस थ्रेट को नजर में रखा गया है, ये एक तरफ से। दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि ईरान की, जैसे कि आपने कहा कि एक बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है और इस पे ये नाज भी करते हैं। इनका वो ये जो मॉरल हाई ग्राउंड जो इन्होंने मेंटेन किया है, कि इन्होंने कभी हमले की शुरुआत नहीं की है। यानी एक लंबी हिस्ट्री ईरान की आप उठा के देख लें, आपको ये नजर आएगा कि इन्होंने कोई वॉर को स्टार्ट नहीं किया है। इन्होंने मोस्टली अपने आप को डिफेंसिव पोजीशन में रखा है और अपना डिफेंस किया है। तो ये एक बहुत बड़ा मॉरल हाई ग्राउंड है जो ईरान सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो उसको मेंटेन कर रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ये सिविलाइजेशनल मॉरल हाई ग्राउंड ईरान अभी जल्दी अपने हाथ से जाने देगा, क्योंकि ये उसकी पहचान का हिस्सा है। सिंह साहब, आप बेहतर समझते हैं, चूंकि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हम जब बात करते हैं तो इसको हम बेहतर अंदाज से समझ सकते हैं। तो इस मॉरल हाई ग्राउंड, जो अखलाकी ये जो पृष्ठभूमि ईरान की रही है, इसको अगर आप मद्देनजर रखें तो आपको वो आयतुल्ला खामेनी साहब का फतवा शायद थोड़ा समझ में आ जाए कि उन्होंने मना किया है किसी भी न्यूक्लियर बम बनाने से। और मुझे लगता है यही स्ट्रेटेजी और पॉलिसी उनके बेटे जो अभी रहबर बन चुके हैं वो कंटिन्यू करेंगे, ये मेरी नजर है। और इस वजह से इनके पास जो इनकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी है वो इस तरह से बनाई है कि एक नॉन न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी के जरिए से इनको डेटरेंस इजाद करना है। और उन्होंने ये इतनी अंडरग्राउंड जो सिटीज बनाई है, मिसाइल सिटीज, इसकी वजह ये है कि ये एक नॉन न्यूक्लियर डेटरेंस जो इनके मॉरल हाई ग्राउंड से मैच करता है। ठीक, उस तरह से इन्होंने पूरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी डिजाइन की है। तो यहाँ पे ये कहने के बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें, जिस दुश्मन से इनका सरोकार है, जिस दुश्मन से ये अभी लड़ रहे हैं, इनकी मॉरल डीके और मॉरल कैपेसिटी है वो तकरीबन जीरो है, या आप कह सकते हैं माइनस में चली गई है। इनके असर कोई मॉरल कैपेसिटी और कोई मॉरल स्टैंडर्ड इन्होंने बाकी नहीं रखा है कि जिसको इन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया। और हर मॉरल मॉरल स्टैंडर्ड को जो है ये लांग के जा चुके हैं। आप पूरी ये एप्स्टीन गैंग जो है, ये सारे इसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। देखें, तो ये अगर इनकी बस चले और इनका अहंकार जो है
इतना बढ़ सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये कुछ हद तक न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स यूज कर सकते हैं, इसका इम्कान और पॉसिबिलिटी पाई जाती है। लेकिन इसके मुकाबिल में मुझे लगता है कि ईरान ने अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी को ऑलरेडी उस तरह से ट्यून इन करा है, और शायद इसमें नुकसान होगा, लेकिन फाइनली जो है वो ये जो डीके जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और ये पूरा जो साम्राज्यवादी जो जहनियत जिसके मेन रिप्रेजेंटेशन जो है आज ट्रम्प की शक्ल में हम लोग देख रहे हैं, इसके लिए बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा नुकसान होगा और ये खत्म हो जाएगा। अगर इन्होंने ये कदम उठाया तो इनिशियली शायद नुकसान होगा ईरान का, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि इनके पास स्ट्रैटेजीज हैं, इनके पास ताकत है इससे लड़ने की, और ये इससे निकल कर आएंगे। और फ्यूचर में आप देखेंगे कि फिर यहाँ पे कोई सुपर पावर नाम की चीज नहीं होगी, और पूरी दुनिया में जो है एक डिसेंट्रलाइज्ड पावर सिस्टम और पावर इक्वेशन वो होगा। लेकिन ये शायद इतना जल्दी ना हो, लेकिन फ्यूचर में आप इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि ईरान कोई ऐसा वैसा मुल्क नहीं है, 3,000 4,000 5,000 साल की हिस्ट्री उसके पीछे, उसका एक्सपीरियंस है। और ये अमेरिका अगर आप देखें तो इसकी 250 साल की हिस्ट्री है, ठीक। तो सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव से भी आप देखें तो जो है ईरान एक अपर मॉरल हाई ग्राउंड, और अभी यानी कुछ 20 सालों में जो है मिलिट्रीली और पावर के एतबार से, मिलिट्री पावर के एतबार से भी उसका अपर हैंड अभी साबित होता हुआ हमें नजर आ रहा है। भुजानी साहब, एक चीज जरा है, क्योंकि वो जैसे मैं उसको रीड कर रहा हूं, मैं आपसे जरा उसके समझना चाहता हूं। देखिए, ये जून में इन्होंने पहली जंग हुई 12 दिन की, वो अनप्रोवोक्ड स्टार्ट हुई थी, और इजराइल और अमेरिका की तरफ से अपने आप ही सीज फायर करके उसको बंद कर दिया गया 12 दिन के बाद। कोई कारण नहीं था, कोई फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ कि अब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा। 12 दिन के बाद जंग बंद कर दी गई। ये जून 2025 की बात है। सितंबर, और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि मैं जिस तरह से देख रहा हूं, सितंबर 2025 में सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का एक स्ट्रैटेजिक अग्रीमेंट होता है, जिसमें यह कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला होता है तो वो हमला माना जाएगा कि सऊदी अरेबिया के ऊपर हुआ, और सऊदी अरेबिया के ऊपर अगर कोई हमला होता है तो माना जाएगा पाकिस्तान के ऊपर हुआ। और इसके लिए जो भी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, जिस भी तरह की, चाहे वो हथियार हो, चाहे मैन पावर हो, चाहे पैसा हो, सब साधन उनको दिए जाएंगे। मेरी जो समझ है, ये अमेरिका ने, क्योंकि देखिए आज जो मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है, उसमें एक एंड पे ईरान खड़ा है जो अमेरिका से टक्कर ले रहा है, एक एंड पे बिल्कुल अमेरिका का पिट्ठू बन के सऊदी अरेबिया खड़ा है। इसमें कहीं कोई कहने में कोई मुझे गुरेज नहीं है, जो अमेरिका की कॉलोनी की तरह वहां बिहेव कर रहा है। और वो बड़ा चूंकि देश है, उसके पास मतलब एरिया बहुत बड़ी है, और वहां पे चूंकि मैं उस बात को कहना नहीं चाहता, लेकिन वहां पे चूंकि मक्का मदीना होने की वजह से वो एक अपने को इस्लामिक लीडरशिप की भी बात कहीं सोचते हैं, ऐसा उनको लगता है। अब ये क्या है कि अमेरिका को अगर आज की तारीख में बिना कहे वो सऊदी अरेबिया को उसने न्यूक्लियर वेपन का पाकिस्तान के माध्यम से लीगल एक वो दे दिया है कि भाई अगर मुझे मारोगे तो फिर पाकिस्तान के ऊपर हमला है और पाकिस्तान उसके साथ करे। मैं इस बात को इसलिए उठा रहा हूं कि ये बिल्कुल स्ट्रैटेजिकली किया गया। जून में अगर ये होता है तो सितंबर में इसको करने की क्या जरूरत थी। पाकिस्तान और इसकी कोई सीमा भी नहीं मिलती है, सऊदी अरेबिया की कोई कॉमनैलिटी भी नहीं है कि इनका कोई वो मिलता हो एक दूसरे से। मैं इस बात को इसलिए उठा रहा हूं, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये सोची समझी रणनीति है। ये इसलिए है कि कल के दिन अगर जरूरत पड़े तो पाकिस्तान के माध्यम से वो सऊदी अरेबिया को नॉर्थ देंगे। हो सकता है अमेरिका खुद ही दे दे, लेकिन दिखाएगा कि पाकिस्तान ने दिया, कुछ इस तरह की चीज। मैं इस पे आपकी एक रिएक्शन चाहता हूं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उस जमाने में जब हो रहा था ये, तो शायद बहुत लोगों के लिए ये समझना मुश्किल था कि सऊदी और पाकिस्तान क्यों अग्रीमेंट कर रहे हैं, इनका क्या कॉमन इंटरेस्ट क्या हो सकता है। लेकिन उसी जमाने में यहाँ पे ईरान में, क्योंकि ईरान डायरेक्टली जो है वो इन अफेक्टेड था। चीजों से इन्वॉल्व है, वो समझता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि ये हकीकत में ईरान के मुकाबिल में कोई साजिश की जा रही है, और आज हमारे लिए क्लियर हो गया है कि ये क्या था। तो ये होने के बावजूद आप देखें, फिलहाल तो पाकिस्तान ने कोई एंटी ईरान स्टैंड उस तरह से लिया नहीं है, ठीक है, और मुझे ठीक। लगता भी नहीं है कि वो लेगा नियर नियर फ्यूचर में, क्योंकि देखें पाकिस्तान अभी एक सैंडविच
सिचुएशन में गिरफ्तार है। कैसे? देखें, एक तरफ से जो है अगर वो एंटी ईरान स्टैंड लेना शुरू करता है, ठीक, तो यहाँ से क्या कहते हैं, यमन वारिद हो जाएगा, क्योंकि यमन और सऊदी जो है इनके दरमियान प्रॉब्लम है। अगर पाकिस्तान कुछ करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान अपने लिए एक नया फ्रंट खोलेगा, है ना? एक नया फ्रंट खोलेगा। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है ऑलरेडी जो अफगानिस्तान के साथ जो है जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, आप जानते हैं, और इंडिया के साथ भी जो पाकिस्तान के प्रॉब्लम चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अभी कोई नया फ्रंट खोलने के स्थिति में अभी नजर नहीं आता। तो पाकिस्तान एक डेडलॉक सिचुएशन में है, और मुझे नहीं लगता कि ये आगे जाके नियर फ्यूचर में, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ऐसी कोई हिमाकत करेगा। ये मुझे नहीं जी लगता। जी जी। मैं लेकिन भोजानी साहब, मैं अपना अप्रहेंशन बता दूं। जिस तरह से ट्रंप उनके जनरल असीम मुनीर को जितना हवा दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो कह रहे हैं अरे भाई मेरे फ्रेंड, वेयर इज माय फ्रेंड असीम मुनीर, ओ टाटा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान अमेरिका को ना करने की हैसियत में भी नहीं है, क्योंकि ये तो फोर्स कराएंगे ना। ट्रंप तो इतना फोर्सफुल है कि वो जबरदस्ती कराएगा। खैर, मैं एक चीज और करके इसको खत्म करूंगा। इसको जरा समझाने की मुझे कोशिश करिए। ये बहुत से लोगों, मैंने आज किसी से बात की, उसने अच्छा ऐसी बात है। ट्रंप ने जो मेरी समझ है और जो मेरी वो है, उसके अनुसार उन्होंने जो अपना धर्म क्रिश्चियनिटी है वो छोड़ दिया है। उन्होंने कोई दूसरा धर्म नहीं लिया, लेकिन शायद छोड़ दिया। उनकी लड़की ने जेरूसलम, मतलब यहूदी धर्म, यहूदी नहीं, ये जो जूस वाला, वो अपना लिया है। उनके जो दामाद हैं जेरेड कुशनर, वो बिल्कुल जूस हैं और प्रॉपर जूस हैं। बच्चे उनके जूस लिखते हैं रिलीजन में। जेरेड के जो बाप थे चार्ल्स कुशनर, वो 2005 में 18 केसेस में कन्विक्ट हुए थे। 2020 में ट्रंप ने उनको प्रेसिडेंशियल पार्डन दिया। ये भी माना जा रहा है कि ये सारा चीज जो है, उसमें जो अभी ये कहा जा रहा है ना कि नेतन्याहू ने उनको बेवकूफ बना दिया, नेतन्याहू ने उनको ये कर लिया, ये नेतन्याहू ने नहीं किया। ये सोची समझी रणनीति है, जिसमें जेरेड कुशनर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और ट्रंप के घर में ये चीजें वो हो रही हैं। तो मुझे थोड़ा ये पचाने में मुश्किल है कि ये केवल नेतन्याहू के जो उनको बेवकूफ बना के कर। इट इज अ वेल थॉट, वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी के रूप में हो सकता है कह दें कि नहीं मुझे नहीं पता था, उन्होंने कैसे कर दिया। मैं इस पे एक आपकी टिप्पणी चाहूंगा। जी, तकरीबन आपने तमाम चीज़ों को यहाँ बता दिया है। और कुछ लोग इसको नहीं समझते, और ये कहते हैं कि भाई नेतन्याहू ने जो है किसी तरह से ट्रंप को अपने जाल में फंसा के ये काम करवा दिया। तो देखिए, हमेशा से आप अमेरिकन पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी को अगर आप देखेंगे, गज़ा में इतना बड़ा जेनोसाइड हो गया। आप मुझे बताएं कि जब जो बाइडेन जब प्रेसिडेंट थे, तो वहां पे जो बाइडेन ने क्या कर लिया? वो सपोर्ट ही कर रहा था, वो असलहा भेज रहा था, एम्यूनेशन भेज रहा था, हर तरह का सपोर्ट उनको हासिल था। सिर्फ ये था कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, जिस तरह से अभी ईरान में इन्वॉल्व हो गए। तो देखिए, पॉलिसी और पॉलिसी के हवाले से जो फॉरेन पॉलिसी है, जो एक जनरल फॉरेन पॉलिसी है, वो तो हमेशा इजराइल के साथ ही रही है। इनकी मिल के जो भी पॉलिसीज बनती है, वो सारी मिल के बनती है, जिस तरह से आपने इशारा किया। इस बार शायद आप कह सकते हैं कि वो जो ज़ियोनिस्ट इन्फ्लुएंस है, वो थोड़ा ज़्यादा है अमेरिकन पॉलिटिक्स में। इस वजह से वो कामयाब हो गए अमेरिका को डायरेक्टली इन्वॉल्व करने के ऊपर। लेकिन ओवरऑल स्ट्रेटेजी, ओवरऑल पॉलिसी अगर आप देखेंगे अमेरिका की, तो वो कोई इजराइल के अगेंस्ट नहीं है। वो हमेशा से साथ रहे हैं और अभी भी साथ हैं, हम देख रहे हैं उसको। जी, जी, बहुत बहुत शुक्रिया भुजानी साहब। मुझे लगता है कि कल कुछ और नई बातें होंगी इसको समझने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स सो मच। बिल्कुल।